हेलो साथियों, नमस्कार। स्टूडियो विद जीनियस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप सभी के लिए एक बार फिर हम सामाजिक विज्ञान के भूगोल में जो हमारी 4th यूनिट है कृषि, उसका मैराथन लेकर आया। साथियों, मैराथन का मतलब ये होता है साथियों, हम लोग आप लोगों के लिए 1 घंटे के अंदर अंदर एक सब्जेक्ट का स्पीडली रिविज़न करवाते हैं, है ना। और साथियों, अगर इससे पहले आपने हमारा हिंदी के आईएमपी क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नहीं देखा है तो आप थोड़ा सा देख लीजिए, नज़र मार लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है 90% के आसपास व्याकरण संबंधित मैंने पढ़ाया है, हो सकता है उससे आ जाए, है ना। मेरा एक प्रयास है, आप लोगों की सफलता ही हमारा प्रयास है, और हम हमारे अनंतिम प्रयास तक हमेशा आप लोगों के साथ बने रहेंगे। जिन लोगों को इनका PDF चाहिए वो हमारे डिस्क्रिप्शन में डली हुई है टेलीग्राम चैनल की लिंक, वहाँ से जाकर चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि हमारे आने जाने वाली खबरों का पता चले, है ना। और वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, और साथ ही जिन लोगों को ऑब्जेक्टिव्स का डाउट है उनको मैं बता देता हूँ कि जैसे कर्तन धन कृषि है, ऐसा आ सकता है कि कर्तन धन कृषि को असम में क्या कहते हैं, तो हम कहेंगे झूम कहते हैं। इस तरह से ऐसे भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं। मणिपुर में इसे क्या कहते हैं, पामलू कहते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में, अंडमान निकोबार में इसे क्या कहते हैं, दीपा कहते हैं, है ना। तो शुरू करते हैं साथियों, जय श्री महाकाल, है ना। कर्तन धन कृषि क्या होती है साथियों, हमारे जो पूर्वोत्तर राज्य है, जो पहाड़ीले क्षेत्र है, उनमें क्या होता है, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में, इन क्षेत्रों में क्या होता है साथियों, किसान क्या करते हैं, पेड़ पौधों को काट कर उनको जला कर वहाँ की जमीन साफ करते हैं और फिर वहाँ खेती करते हैं। जब उर्वरकता कम हो जाती है तो फिर से वहाँ से दूसरी जगह टुकड़ा तैयार करते हैं और क्या करते हैं, खेती करते हैं। इस तरह की कृषि को हम क्या कहते हैं, कर्तन धन कृषि कहते हैं। इसी कर्तन धन कृषि को पूर्वोत्तर राज्यों में कौन कौन से में, असम, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड में क्या कहते हैं, इसे झूम कहते हैं, झूम की कृषि कहते हैं। मणिपुर में इसे पामलू कहते हैं, और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में और अंडमान निकोबार में इसे क्या कहते हैं, इसे दीपा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं साथियों। ये जो कर्तन धन कृषि है ये विदेशों में भी होती है, तो विदेशों में क्या क्या कहते हैं, इसे मैक्सिको और अमेरिका, मध्य अमेरिका में इसे मिल्पा कहते हैं, है ना। वेनेजुएला में इसे कोनुको कहते हैं, ब्राजील में इसे सेका कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका में इसे मसोले कहते हैं, इंडोनेशिया में लदांग कहते हैं, और हमारे पड़ोसी वियतनाम में इसे क्या कहते हैं, इसे रे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों, रबी और खरीफ में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। रबी अर्थात जो हम घर में रखते हैं, और घर में हम क्या रखते हैं, पूरे साल खाने के लिए क्या रखते हैं, गेहूं। तो जो गेहूं के साथ जो फसलें आती है, गेहूं है, जो मटर, चना, सरसों, ये क्या है, ये रबी की फसलें। और साथियों क्या होता है, हर साल हमारे मध्य प्रदेश में जब सोयाबीन की फसल निकालते हैं तो क्या होती है, वो बारिश आ जाती है, और बारिश से सोयाबीन क्या हो जाती है, खराब। क्या हो जाती है, सोयाबीन क्या हो जाती है, खराब। तो सोयाबीन खरीफ, तो सोयाबीन के साथ चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, मूंगफली, जूट और सोयाबीन, ये कौन सी फसलें हैं, खरीफ की। तो रबी से आपको क्लियर हो गया होगा, जिसको हम घर में रखते हैं और पूरे साल हमारे घर में क्या रहते हैं, गेहूं। तो ये क्या हो गई, रबी की फसलें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं साथियों, रोपण फसलें। रोपण फसलें ऐसी फसलें होती है जो किसानी से जुड़ा हो, वो आदमी समझ जाएगा। साथियों, रोपण फसलों का क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जैसे उसका एक छोटा सा बीज लाए इतना बड़ा, और उसको हमने क्या करा, जैसे हमारी भूमि का टुकड़ा तो इस पर क्या करते हैं, उसको गाड़ देते हैं, अर्थात गाड़ने को क्या कहते हैं, रोपना। तो रोपते हैं। रोपण फसलें कौन कौन सी है, चाय की डाली को रोपते हैं, काफी को रोपते हैं, रबर और गन्ना और केला। केले का देखना साथियों, बीज नहीं मिलता, क्या करते हैं, एक कली लेके आते हैं और उसको ऐसा जमीन में गाड़ देते हैं और रूप जाता है। ठीक है, तो ऐसी फसलें क्या कहलाती है, हमारी रोपण फसलें कहलाती है। क्या, कौन सी फसलें हैं, ये हमारी रोपण फसलें। अब इनकी विशेषता क्या है, ज्यादातर रोपण फसलें कैसी है, वाणिज्यिक खेती में होती है। वाणिज्यिक खेती अर्थात हम इनको मार्केट में बेचकर उससे पैसा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और इनके लिए लंबे चौड़े क्षेत्र चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा क्षेत्र में इनको बोना पड़ता है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट है साथियों, नगद और व्यापारिक। जो अभी हमने शब्द पढ़ा है उन फसलों से जो प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए उत्पन्न नहीं हुई है। चाय की पत्ती को हम खा नहीं सकते, हम क्या कर सकते हैं, उसे उन्हें बेचकर नगद राशि प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कपास हुआ, चाय, काफी, तिलहन, सोयाबीन, गन्ना, तंबाकू, रबर, ये कौन सी व्यापारिक
फसलें, क्योंकि हम इन्हें क्या कर सकते हैं, मार्केट में बेच सकते हैं। इनकी क्या विशेषता साथियों, अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों के प्रयोग से इनमें क्या होती, उच्च पैदावार प्राप्त की जाती। और इन्हें कैसे, लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती, लंबा चौड़ा क्षेत्र चाहिए और अकेले ही बोझे। और इनमें क्या है, इनमें अत्यधिक श्रमिक, इनमें ज्यादा से ज्यादा मजदूर लगते हैं और मजदूरों के साथ साथ क्या लगती है, पूंजी भी लगती है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों, कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, तो भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है और कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या है, आधारभूत स्तंभ है। और जीडीपी में कितने प्रतिशत का योगदान है, 15% का योगदान है। यह हमारा एक ऑब्जेक्टिव बन गया। भारत की आधी से ज्यादा जनता के पास क्या रोजगार है, कृषि रोजगार है, अर्थात आधी से ज्यादा जनता हमारी किस पर निर्भर है, कृषि पर। अब कृषि पर निर्भर भी है, कृषि की हमने बातें कर ले, तो इसमें समस्याएं क्या क्या हो रही है, तो कृषि में क्या हो रहा, भारत में कृषि भूमि का वितरण कैसा है, असमान है। कहीं खेतों के छोटे बड़े आकार, विक्रय होने के कारण आधुनिक विधि से कृषि करना एक मूल समस्या हो गई है। स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार चकबंदी कार्यक्रम चलाए जाने से के बाद भी 1% धनी किसान जमींदार के पास कुल 20% है, जमादारों के पास कितनी है, 20% है। स्वतंत्रता आंदोलन के पश्चात हम देश आजाद हो गया था, उसके बाद साथियों एक भूदान आंदोलन हुआ था जो विनोबा भावे ने बंगाल में किया था। इन्होंने क्या किया था कि अमीरों ने क्या करा, जब अपनी जमीनें दान करके गरीबों को दे दी। ठीक है, तो ये समस्याएं हैं। अब आगे चलते हैं, जब ये समस्या है तो अगली बात यह साथियों, प्रश्न ये है हमारा कि रबर की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति का वर्णन कीजिए और भारत के प्रमुख रबर उत्पादक क्षेत्र कौन से। तो रबर कहाँ होता है साथियों, भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। भूमध्य रेखी का मतलब ये साथियों, जब हम पृथ्वी का भूगोल देखते हैं तो इसमें बीच में से क्या निकली है कि भूमध्य रेखा निकली है। तो ये जो भूमध्य रेखा है इसके आसपास ही क्या होता है, इसके आसपास जो होता है कौन सी फसल कर सकते हैं, रबर की फसल। परंतु विशेष परिस्थितियों में ये कहा उष्ण और उष्ण कटिबंध पोषण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। इसमें 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए। अब भारत में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा कहाँ होगी, दिमाग लगाइए, है ना। 25% सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आई जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, रबर एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। तो कहाँ होगी 200 से ज्यादा, और इस तरह का तापमान भी कहाँ रहेगा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार और मेघालय की गारो पहाड़ियों में। अब आपसे मैं पूछूं भारत में कि गारो और जयंती की पहाड़ियां कहाँ हैं, तो गारो जयंती की पहाड़ियां मेघालय में है। सबसे अत्यधिक पानी कहाँ गिरता है पूरे विश्व में, तो मेघालय के मासिमराम में। 2012-13 में जो 2012-13 में प्राकृतिक रबर के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान था, भारत का चौथा स्थान था। ठीक है, यहां से क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते साथियों, कृषि में रोजगार के घटते अवसरों का कारण दीजिए। तो कृषि में घटते रोजगार अवसरों का कारण क्या है साथियों, पिछले कुछ वर्षों से सकल घरेलू उत्पाद में तो वृद्धि हुई है, परंतु देश में पर्याप्त मात्रा में रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में कृषि में रोजगार के घटते अवसरों का कारण यह है कि कृषि क्षेत्र में विकास दर में कमी आई है। भारतीय किसानों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाइयों पर निर्भरता बढ़ने से उत्पादन लागत क्या बढ़ना। ठीक है, अब कृषि उत्पादकों पर आयात शुल्क घटने से देश में कृषि पर क्या हो, हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। और किसान कृषि में पूंजी निवेश कम कर रहे हैं, क्योंकि जिसके कारण कृषि में रोजगार क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। आदमी किसान क्या हो रहा है, किसान आमदनी ज्यादा खर्च हो रहा है, इसलिए क्या कर रहा है, वो खेती में पैसे इन्वेस्ट कर ही नहीं रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदानों पर हम बात कर रहे हैं। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न उत्पादक देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान यह है साथियों कि भारत
कृषि देश की बहुत बड़ी जनसंख्या कहाँ से भरण पोषण करती है? वो खेती से ही करती है। भारत कृषि आधारित उद्योगों के लिए क्या करता है? कच्चा माल प्रदान करती है। कई कृषि उत्पादक क्षेत्र जैसे चाय, कॉफी, रबर, मसाले का निर्यात करके विदेशी मुद्रा भी यहाँ प्राप्त की जाती है। और भारत का कुल सकल घरेलू उत्पाद में 26% योगदान किसका है? कृषि का है। ठीक है, चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे। कृषि की दृष्टि से भारत अनोखा देश है। क्यों कहा गया है भारत को अनोखा देश? क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर विस्तृत समतल भूमि पाई जाती है। यहाँ की संपन्न मृदा अनेक प्रकार की फसलों को उगाने में सक्षम होती है। पर्याप्त खुली धूप, लंबा वर्धन काल पाया जाता है। पर्याप्त जल की उपलब्धता भी है और जलवायु संबंधी अनुकूल परिस्थितियां भी यहाँ रहती है। भारत क्या हुआ? भारत कृषि उत्पादनों के निर्यात में व्यापार में महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए हमने क्या कहा? भारत कृषि के लिए अनोखा देश है। अगर आपसे प्रश्न आता है कि भारत के एक खाद्य फसल का नाम बताइए जहां यह पैदा होती है और उन क्षेत्रों का विवरण कीजिए, तो हम उस फसल का नाम ले रहे हैं गेहूं। गेहूं भारत की एक प्रमुख खाद्य फसल है। देश के उत्तर और उत्तर पश्चिम भागों में ये पैदा होती है ना। देश में गेहूं उगाने वाले दो प्रमुख क्षेत्र ये है, उत्तर पश्चिम गंगा सतलज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश, जिसमें हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में ये क्या होती है? पैदा करने वाले प्रमुख प्रदेश है। ठीक है, अब स्वतंत्रता सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रमों की सूची क्या है साथियों? तो ये है, स्वतंत्रता के पश्चात हमने क्या कहा? सामूहिकरण, जोतों की चकबंदी, सहकारिता, जमींदारी को क्या करा? समाप्त करने की प्राथमिकता दी गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमने क्या करा? भूमि सुधार ही हमारा मुख्य लक्ष्य रखा। सूखा, बाद में चक्रवात, आग के लिए फसल बीमे के प्रावधान किए गए हैं जो आज भी मिलते हैं। किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं जैसे केसीसी प्रदान की गई है। ग्रामीण सहकारी समितियों और बैंकों की हमने किसके लिए? किसानों के लिए स्थापना की है। केसीसी आप देखा है, मुआवजा भी हमें मिलता है। ये सारी चीज़ों से आप अवगत होंगे, है ना। कृषि उत्पाद में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय, तो सरकार ने क्या क्या उपाय किया? तो देखो साथियों, भारत क्या है? कृषि प्रधान देश है और देश के 60% से अधिक लोगों की आजीविका किस पर? खेती पर निर्भर है। इसलिए सरकार ने कृषि पैदावार को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए। किस तरह के कदम उठाए? एक उठाया जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। तो क्या किया है? किसानों के लिए जमींदारी प्रथा क्या थी? एक अभिशाप की तरह थी। इसलिए सरकार ने जमींदारी प्रथा को समाप्त करके भूमिहीन काश्तकारों को जमीन का मालिकाना हक दे दिया तथा जोतों की अधिकतम सीमा भी निश्चित कर दी। क्या होता था साथियों? जमींदारी में एक जमींदार रहते, पूरी जमीन उसके अंडर में रहती थी। किसान किराए पे लेकर खेती करता था और उसका मूल्य जमींदार को चुकाना पड़ता था। किसान जमींदार को चुकाता था, जो कि स्वतंत्रता के पश्चात क्या सरकार ने इस तरह की जो योजना थी वो बंद कर दी है। खेतों की चकबंदी हुई। पहले किसानों के पास छोटे छोटे खेत थे जो आर्थिक रूप से गैर लाभकारी रहते। क्यों रहते? इसलिए छोटे छोटे खेतों की चकबंदी कर दी गई। क्यों रहते साथियों? छोटे छोटे खेतों में क्या है? फसलें उगाना, इसमें टाइम भी वेस्ट होता है और पैसा भी ज़्यादा लगता है। साथ ही हम हरित क्रांति लाए। हरित क्रांति के भारत में जनक है स्वामीनाथन, जो इस साल शांत हो गए, पिछले साल। ठीक है साथियों, सरकार ने भारत को उत्तम किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और कृषि उपकरण उपलब्ध कराए, जिससे गेहूं, चावल, मोटा अनाज के उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया, जिसे हमने क्या कहा? हमने कहा हरित क्रांति का। कुछ सिंचाई परियोजना, किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कई छोटी छोटी बड़ी बड़ी परियोजनाएं स्टार्ट करी। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सहकारिता को बढ़ावा दिया और किसानों को तकनीक का ज्ञान हो, इसलिए कृषि शिक्षा प्रचार प्रसार जो है हमारी सरकार ने किसानों के लिए किया है। साथ ही साथियों, एक पेय पदार्थ फसल का नाम बताइए तथा उसको उगाने के लिए अनुकूलित भौगोलिक परिस्थिति का विवरण कीजिए। तो एक पेय पदार्थ ये है चाय। चाय एक पेय पदार्थ पौधा है ना। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, हुमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी में सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्रों में उगाया जाता है, पहाड़ी में, है ना। चाय की खेती के लिए वर्ष भर पोषण, नम और पाला रहित जलवायु
की आवश्यकता होती है और वर्ष भर में समान रूप से होने वाली वर्षा इसकी कोमल पत्तियों के विकास के लिए क्या होती है, सहायक होती है। भारत विश्व में अग्रणी चाय उत्पादक देश है। 2017 में भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश था। किसके बाद? चीन के बाद। ठीक है। अब साथियों, ये दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो रही है, तो इसके क्या परिणाम है उस पर हम विचार करते हैं। देखो, भारत में लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण भूमि की कमी आ रही है। क्यों आ रही है? भूमि के आवासन इत्यादि कृषि उपयोगों, कृषि की बढ़ती हुई भूमि की स्पर्धा के कारण कृषि भूमि में क्या आई है? कमी आई है। भारत के लगभग 83.3 करोड़ लोग लगभग 25 हेक्टेयर भूमि पर निर्भर है। इस प्रकार एक व्यक्ति के हिस्से में औसतन कितना? आधा हेक्टेयर भूमि से भी कम भूमि आ रही है। तो क्या है इसके परिणाम? भूमि का आकार का कम होना, उत्पादन का कम होना, किसानों की गरीबी बढ़ गई है क्योंकि उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं, है ना, खाद्य सुरक्षा खतरे में रहना, और उद्योगों को कच्चे माल की प्राप्ति होना, कहीं और से कच्चा माल मिल रहा है इसलिए किसानों को उचित दाम और उचित फायदा नहीं मिल पा रहा। साथियों, खरीफ शस्य ऋतु की विशेषता बताइए। तो जो खरीफ की फसल होती है साथियों, ये मानसून के आने के आगमन पर बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इस फसल को बोने वाली मुख्य फसलें क्या है? चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर जिसे तुअर कहते हैं, मूंग, कपास, उड़द, जूट, मूंगफली और सोयाबीन। ये क्या है? खरीफ शस्य फसलें। इन्हें मानसून फसलें भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें मानसून फसलें भी कहते हैं। अब खाद्यान्न फसलों से क्या तात्पर्य है? ऐसी फसलें जिसे हम क्या करें, जिसे हम भोजन के लिए मुख्य रूप से भोजन में उपयोग करते हैं, उन्हें हम खाद्यान्न फसलें कहते हैं। अब खाद्यान्न फसलों में दाल वाली भी और अनाज वाली दोनों भी मिक्स होती है, जैसे चावल, गेहूं, ज्वार, मक्का, बाजरा, चना, अरहर, ये सभी क्या है? ये खाद्यान्न फसलें। अब साथियों, खरीफ फसल तो ये मानसून के आगमन पर बोते हैं। ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, पटसन, मूंगफली, है ना, इनको पकने में कितना समय लगता है? कम समय लगता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी क्या होता है इनका? कम होता है। साथ ही हम रबी फसलें पढ़ते हैं। रबी फसलों में क्या होता है साथियों? मानसून के जाने बाद शरद ऋतु में बो जाती है, जैसे गेहूं, चना, है ना, जो सरसों, अलसी, तेल वेल निकालते हैं इनके बीच से। ठीक है। इन फसलों को पकने में क्या थोड़ा अधिक टाइम लगता है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी अधिक होता है, और सितंबर अक्टूबर में ये क्या कर, सॉरी साथियों, ये इसका नहीं है, तो 2 मिनट रुकिए, इसको काट, ये ठीक है, ये गलत हो गया है ना, ठीक है। इसको क्या है, मार्च अप्रैल में काटी जाती, जो अभी हम काट रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं साथियों। हाँ, भारत में दालों की उपयोगिता, कृषि के क्षेत्रों की भौगोलिक दशा और उत्पादक राज्यों का नाम बताइए। दालों की उपयोगिता की बात करते हैं। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ना। शाकाहारी खाने में दालों का सबसे अधिक प्रोटीन दाल में ही रहते हैं। अरहर, मूंग, उड़द, मटर, मसूर, चना, ये खास दाल फसलें रहती है। अब दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें शुष्क परिस्थितियों में क्या किया जाता है, बोया जाता है। इन फसलों में आमतौर पर अन्य फसलों का आवर्तन में भी बोया जाता है, जैसे किसी फसल में डालकर। फलीदार फसलों होने के नाते अरहर को छोड़कर सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरकता को क्या करती है, बनाए रखती है। अब भारत में दाल उत्पादन कहाँ कहाँ किया जाता है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक क्या है, हमारे दाल उत्पादक राज्य। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, जूट जो है, इसे क्या कहते हैं? इसे सुनहरा रेशा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सुनहरा रेशा कहते हैं। अब भारत में जो सुनहरा रेशा है, क्यों कहते हैं? तो जूट का रेशा सोने की तरह चमकीला होता है और यह बहुत उपयोगी, सस्ता और व्यापारिक महत्वता होने के कारण हम इसे क्या कहते हैं? सुनहरा रेशा कहते हैं। तो जूट सबसे ज़्यादा साथियों वैसे तो बांग्लादेश में होता है ना, लेकिन भारत के भी कुछ राज्यों में होता है ना, जैसे पश्चिम बंगाल वगैरह में, कर्नाटक में इनमें होता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों की जल निकासी वाली उर्वरक मिट्टी में क्या किया जाता है,
उगाई जाती है। जहां हर वर्ष बाढ़ से आई गई नई मिट्टी क्या होती है, जमा होती है। इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय जूट उत्पादक राज्य। इस प्रकार बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु, धागे, लचीले गलीचे, दूसरी दस्तकारी वस्तुएं क्या इससे बनाई जाती है। इसकी उच्च लागत के कारण कृत्रिम रेशों और पैकिंग सुविधा, विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग क्या हो रही है, कम हो रही है। तो साथियों इतना ही काफ़ी है और हमारा सेशन जो है कंप्लीट हो चुका है। मैंने बहुत जल्द ही रैपिड रिवीजन में आप लोगों को कृषि समझा दिया है। थैंक्स फॉर वाचिंग साथियों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो आप लोगों के लिए इतना ही काफ़ी साथियों। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।